प्रदेश में नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक का दूसरा दिन चल रहा है। बैठक में आज नगर पंचायतों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जा रही, जिसमें अरुण साव मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सभी सीएमओ को निर्देश दिए कि शहरों में बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि नई सोच और नई कार्य पद्धति के साथ शहरों और नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना जरूरी है। अरुण साव ने स्पष्ट कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास से शहरों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बैठक में नगरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग सचिव डॉक्टर बसव राजू एस और संचालक आर एका भी मौजूद रहे। नगरीय प्रशासन विभाग की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। आज 2 चरणों में बैठक होगी। प्रथम चरण में बस्तर, सरगुजा और दूर संभाग के नगर पंचायत के सीएमओस की बैठक होगी और द्वितीय चरण में रायपुर और बिलासपुर संभाग के सीएमओस की बैठक होगी। कल प्रथम चरण में नगर निगम के कमिश्नरों की बैठक हुई और द्वितीय चरण में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक हुई। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नगरीय निकायों को विकास के लिए आवश्यक राशि भी उपलब्ध करा रही है। तो उन सब योजनाओं का, सब कामों का विस्तार से समीक्षा की गई। जहां जहां पर लापरवाही और त्रुटि पाई, उन पर कार्यवाहियां भी की है। कामों में और गति आए, काम तेज गति से हो, समयबद्ध हो, शहर के आने वाले समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम हो। नगरीय प्रशासन की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इन सब को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा इन बैठकों में हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है। दिन के साथ अब रात में भी गर्म हवाओं से लोग परेशान हैं। सोमवार को रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बिलासपुर में पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच गया। मंगलवार के लिए रायपुर में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री रहने की संभावना है। सुबह तेज धूप के बाद दोपहर में बादल छाने के से हल्की राहत तो मिली, लेकिन उमस बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ और विभिन्न द्रोणिकाओं के प्रभाव से 21 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही अंधड़ और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल तापमान में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन इसके बाद फिर से गर्मी बढ़ने का दौर शुरू हो सकता है। आज का स्थिति में उत्तर छत्तीसगढ़ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक द्रोणिका जो है यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर कोमरिन तक विस्तारित है। इस प्रभाव से आज मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर बादल छाया हुआ रहने की संभावना है और हल्की वर्षा होने की चांसेस है। और इसके साथ साथ बस्तर संभाग में आज मेघ गर्जन के साथ आंधी मतलब तेज हवा चलने की संभावना है। रफ्तार क्या होगी मैडम, कितना किलोमीटर तक चल सकता है हवा? अभी ये हवा जो है लगभग 40 to 50 किलोमीटर पर आवर चलने की संभावना है, लेकिन ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है सिर्फ आज ही रहने का चांस है, जिसका वजह से अधिकतम तापमान जो है सेंट्रल छत्तीसगढ़ में थोड़ा गिरावट हो चुका है ऑलरेडी। एंड कल से लेके अधिकतम तापमान में पूरा प्रदेश में क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। महिला आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तंज कसते हुए कहा कि यदि महिलाओं को नेतृत्व देने की इतनी चिंता है तो कौशल्या भाभी को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। बघेल के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए जाने की भी चर्चा है। सरकार का कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर विपक्ष अनावश्यक राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकार और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन वास्तव में महिलाओं को नेतृत्व में आगे नहीं लाती। अरे भाई विष्णु जी, आपको बहुत तकलीफ है तो कौशल्या भाभी बना दो मुख्यमंत्री।
वही शुरुआत करिए। आपको महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी या उनके पहले जनसंघ, उसके पहले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, यदि इतिहास निकालें तो कभी महिलाओं को अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया। आरएसएस का कभी बना, जनसंघ का बना कि भारतीय जनता पार्टी का बना? कभी नहीं बना। और फिर आरक्षण देने का काम सबसे पहले ये सोच है वो राजीव जी की सोच है। आपने अड़ंगा लगाया, ये तो 89 में पारित हो गया था। फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तब ये दोनों सदनों में पारित हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश, देखिए, पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हो गया है। जिस तरह से वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र को मानते हुए 140 करोड़ लोगों का सेवा कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से आने वाले जिस भी प्रदेश में चुनाव हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह में भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम लोगों की सरकार बनेगी। इसे लेकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे क्या? बिल्कुल, इसके लिए एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाएंगे जिसमें निंदा प्रस्ताव पास होगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी आपत्ति परिसीमन प्रक्रिया को लेकर है, जिस पर केंद्र सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। रंजन ने कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण को सभी 543 लोकसभा सीटों पर तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि बिना जनगणना के परिसीमन कैसे संभव है और पहले जनगणना के बाद ही ये प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और महिला आरक्षण को लेकर उसका रवैया महिला विरोधी है। वहीं दूसरी ओर रायपुर में बीजेपी द्वारा निकाली गई जन आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए थे। इस रैली को लेकर कांग्रेस सांसद ने इसे छलावा करार दिया है। आप बताइए, बिना जनगणना के परिसीमन होता है क्या? अगर आज 140 करोड़ जनसंख्या है और सिंस 1971 से आपने फ्रीज किया हुआ है, तो अब तो बिना जनगणना के आप परिसीमन करेंगे कैसे? आप कह रहे हैं कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन परिसीमन करके हम सीटें 850 कर देते हैं। कैसे कर दीजिएगा? उसका आधार क्या है? आधार तो जब जनगणना होगी, जब जातीय जनगणना होगी, किसका कहाँ पे क्या योगदान है, और सिर्फ जनगणना नहीं होती है, जनगणना के साथ परिसीमन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू भौगोलिक होता है, एरिया होता है कि आप किस तरह से कहाँ क्या बांटेंगे। आज कहीं लोकसभा में 30 लाख वोटर हैं तो कहीं 5 लाख वोटर हैं। तो मैं जब 2004 में चुनाव लड़ रही थी, हमारे वोटर थे मात्र 13.5 लाख, अब हो गया 18 लाख। तो ये बात समझ में आती है, लेकिन बिना जनगणना किए आप कह रहे हैं कि हम परिसीमन करा लेंगे। यहीं पे आपकी नीयत में खोट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पश्चिम बंगाल गए थे और 4 विधानसभा क्षेत्रों की नामांकन रैलियों में शामिल हुए थे। वहां कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया है। मुख्यमंत्री साय ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को लेकर जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में विकास के कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बार उन्हें पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता की सरकार बनेगी। बहुत अच्छी स्थिति देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल हम स्वयं गए थे, 4 विधानसभा के नामांकन रैली में शामिल हुए थे और बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं में है और टीएमसी और ममता बनर्जी के सरकार के प्रति लोगों का बहुत आक्रोश है, कहे कि पिछले 15 वर्षों में वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और इस बार निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय जशपुर दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य में जल्द शुरू होने वाली सीएम हेल्पलाइन सेवा को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए नागरिक 24 घंटे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे और 7 दिन खुला रहेगा। उसमें कर्मचारी बैठे रहेंगे और जो टोल फ्री नंबर होगा उसमें कोई भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और सभी समस्याओं के निदान के लिए टाइम बाउंड होगा और समय पर उनके समस्याओं का निदान होगा। और अगर कोई अधिकारी टाइम बाउंड समय में समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी।